गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े थे। फर्स्ट वाले पार्ट में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट था उसके बारे में डिस्कस किए। उसके बाद में फिर बताया आपको कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ एक जगह पर कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है और उसको हम लोग सम स्पेशल कंडीशन में लेकर के 3-4 स्पेशल कर सकते हो या एक्सेप्शनल कर सकते हो, उन सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस किए थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार से सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कई एविडेंसेस, कई एग्जाम्पल्स जो वहां शो किया गया वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से डिफर कर रहा था। तो पहले ही बताया कि कई थ्योरी है बॉन्डिंग को लेकर के, लेकिन हम लोग को सिलेबस के अनुसार से सिर्फ दो ही पढ़ना है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर आगे के हायर क्लासेस में आप केमिस्ट्री लेकर पढ़ते हो तो फिर आपको मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी भी मिलेगा और लिगेंड फील्ड थ्योरी भी मिलेगा। वहाँ पर भी वो मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसे CFT कहा जाता है। ये सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच के आयोनिक इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहां ये बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयोनिक इंटरैक्शन होता है। दोनों का बेसिक डिफरेंस अब यहां पे समझ लो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है कि देयर इज कोवेलेंट इंटरैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स, while crystal field theory states that there is ionic interaction between central metal and ligand in coordination complexes। ये बताता है कि अगर किसी मेटल को हम कंसीडर करते हैं तो मेटल जनरली ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट है और उनके डी ब्लॉक का ही इन्वॉल्वमेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन के केसेस में। तो नॉर्मल कंडीशंस में सेंट्रल मेटल के ऑल 5 d ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होता है। आप स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये जो बना रहे हैं वो डी ऑर्बिटल बनाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये डी का अगर नाम आपको याद होगा तो इनको लिखा जाता था dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। यानी कि इनका नाम लिखा हुआ थोड़ा सा आप अरेंज करके अपने कॉपी में लिखोगे तरीके से dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। नॉर्मल कंडीशंस में इन पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है। इन्हें डीजेनरेट डी ऑर्बिटल कहा जाता है। डीजेनरेट कहने का मतलब जिनका एनर्जी सेम होता है। यहां पर ये एनर्जी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस जगह पर ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी सीक्वेंस। अब जैसे ही इस सेंट्रल मेटल के पास में लिगेंड अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड जिनके पास में ऑलरेडी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है और रिपल्सन की वजह से अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस होगा। रिपल्सन इनके एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है और साइंस में आप पढ़ोगे कि एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि लिगेंड के अप्रोच करने पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इस डी ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज कर देता है। तो देख लो नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो ये E का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इस डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ेगा। अब यहां पर इसे एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। 4 5 ये एक्साइटेड स्टेट हो गया और एक्साइटेड स्टेट हमेशा अनस्टेबल होता है। अब इस एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में ये डी के 5 ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं अपने अपने ओरिएंटेशन के अनुसार से। ये डी के पांचों ऑर्बिटल्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनके ज्योमेट्री के बारे में पढ़े थे हम लोग। इनका शेप डबल डबल होता है। तो dxy, dyz और dzx इन तीनों का डबल डबल का ओरिएंटेशन 3 डायमेंशन में करीब करीब एक जैसा था और ये दोनों डिफर कर रहे थे। तो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है 2 सेट में। यहां पर यह स्प्लिट करके
यहां पर ये स्प्लिट करेंगे, ये dx² माइनस y² और दूसरा dz², इस जगह पर ये dxy, dyz और dz है। इन्हें हम लोग कलेक्टिवली इजी करते हैं और इन्हें कलेक्टिवली T2G कहा जाता है। ये इजी है और ये T2G है, एब्रिविएशन है इनका। अब इसका क्या मतलब होता है आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये आपके लेवल से ऊपर की बात है। और इनके बीच में ये एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल उठता है कि ऊपर में 2 लिखे, नीचे में 3, ये ऊपर में भी 3 और नीचे में भी 2 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ध्यान से समझोगे, एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, फिर बाकी का कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। नहीं तो आप आधा देखते हो एक बार में वीडियो और फिर दूसरी बार में क्वेश्चन कर देते हो। जो चीज इंपॉर्टेंट होता है जिसके ऊपर में फोकस करते हैं वही चीज फिर आप मैसेज करते हो कि सर इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है, इसका मतलब 6 लिगेंड है, तो उस तरह के स्प्लिटिंग को इन्हें कहा जाता है स्प्लिटिंग ऑफ d orbital, a splitting of d orbital in octahedral field, in octahedral field, a splitting of d orbital in octahedral field। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है तो ये इस तरीके से स्प्लिट कर जाते हैं, जहां पर ऊपर में Eg आएगा और नीचे में T2G, और ऑक्टाहेड्रल में इस एनर्जी गैप को डेल्टा O से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 रहा तो इस 4 के कंडीशन में यहां लिखा जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड। सब कुछ वैसे ही रहेगा, यहां पर ये T2G ऊपर में चला जाएगा और ये Eg नीचे में चला जाएगा और G को हटा दिया जाता है। यानी कि टेट्राहेड्रल के केस में हम लोग T2 और E लिखते हैं। कुछ एक बुक में आप देखोगे तो T2G और Eg लिखा भी है। जहां कहीं भी डाउट लगे तो सीधा सीधा एनसीईआरटी पर चलेगा, एनसीईआरटी जो बोल रहा है उसी को आपको लिखना है। तो ये डायग्राम आप नोट कर लोगे। कब ये लिखा जाएगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो, 6 हो, तब उस तरीके से वहां पर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होता है। अभी हम लोग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 हो। अब बात करते हैं कि अगर सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 तो यहां पर इस स्प्लिटिंग को स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड लिखा जाता है। फिर से एक्सप्लेन करते हैं, 3-4 एग्जांपल बताएंगे, आप बिल्कुल हर एक को ध्यान से सुनते चलोगे, सारा प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार से इनिशियली ऑल 5d ऑर्बिटल्स का एनर्जी सीक्वेंस है, यानी कि ऑर्बिटल नीचे से ऊपर की तरफ में अगर बढ़ेंगे तो एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा। ऑल 5d ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होता है। ये 5d ऑर्बिटल्स हो गए 1 2 3 4 5, dxy dyz dzx dx² माइनस y² dz², ये ग्राउंड स्टेट में हो गए। जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल को तो ये 5d ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज करेगा, और एनर्जी इंक्रीज करने के बाद में ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। 1 2 3 4 5, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी ज्यादा है, और जब एनर्जी ज्यादा है तो इनका स्टेबिलिटी कम होगा। अब यहाँ आने के बाद में स्प्लिट करेगा, और चूंकि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होना है तो इस जगह पर टेट्राहेड्रल में ऊपर में 3 ऑर्बिटल्स आएगा और नीचे में 2 ऑर्बिटल्स आएंगे। यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल्स dxy dyz dzx
dx² माइनस y² एंड dz²। इन तीनों को कलेक्टिवली T2 कहा जाता है और इन दोनों को कलेक्टिवली E कहा जाता है, और इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को डेल्टा T से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दोनों को एक साथ में बताते हैं तो समझ में आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 रहा तो उस स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड कहते हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 रहा तो इस कंडीशन में इस स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड कहा जाता है, इन टेट्राहेड्रल फील्ड। अब दोनों में डिफरेंस कहां पर है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में स्प्लिट करने के बाद में ऊपर में 2 ऑर्बिटल और नीचे में 3 ऑर्बिटल होता है, जबकि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में ऊपर में 3 होगा और नीचे में 2 होगा। दूसरा डिफरेंस, अगर ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हो रहा है तो इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं, O मींस ऑक्टाहेड्रल, और अगर टेट्राहेड्रल फील्ड में है तो यहां पर T करते हैं। ये दूसरा डिफरेंस लिखना है। फिर ये T2 और E लिखा गया है, जबकि वहां पर EG और T2G लिखा गया था ऑक्टाहेड्रल के केस में। ये डायग्राम हो गया, इनका यूज भी आगे करना है। अब एक चीज और ध्यान दोगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आते हैं। जब लिगेंड और सेंटर मेटल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के अनुसार से इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2O तक के लिगेंड को वीक फील्ड लिगेंड कहा जाता है, और H2O के बाद के जितने सारे लिगेंड हैं उन सबको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहा जाता है। और वही बताया था आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कंसेप्ट नहीं आया, लेकिन समझाने के लिए बताया था कि NH3 और CN ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं, और उसके बाद वाले भी जितने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हैं तो अगर उनको लेकर के बनाना पड़े तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वीक फील्ड वाले आउटर ऑर्बिटल। यहाँ पर इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का कोई कंसेप्ट नहीं है। फर्क कहाँ पर पड़ेगा? अगर वीक फील्ड लिगेंड है कहां तक? H2O तक के लिगेंड, जिसमें सारे हैलोजन और H2O आ गया, तो उस कंडीशन में इनके बीच के एनर्जी गैप का वैल्यू कम होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि वो लिगेंड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2O के बाद में आ रहे हैं, वहां पर अगर एनर्जी का वैल्यू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ इनके बीच के एनर्जी गैप का वैल्यू ज्यादा होगा। अब उस ज्यादा और कम होने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर मान लीजिए किसी के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो अगर एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फील होगा 1 2 3 4 5, यानी पांचों में सिंगल फील्ड होगा। वीक फील्ड लिगेंड में एनर्जी गैप अगर कम है तो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इनके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा है, डायग्राम बनाएंगे तो वहां और क्लियर होगा। अगर ज्यादा है तब उस कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाले में फील्ड हो जाएगा, जब पूरा नीचे का भर जाएगा तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ले जाएगा। यानी कि अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर की तरफ में शिफ्ट नहीं करेगा, जब नीचे का फील्ड हो जाएगा तभी वो ऊपर की तरफ ले जाएगा। ये पॉइंट भी ध्यान देना होगा आपको। तो कुछ एग्जांपल्स बताते हैं तो वहां पे क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फिर से एक बार बताते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अगर सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा, यानी ऊपर में 3 और नीचे में 2। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगा, और इसमें ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ऊपर में 2 और नीचे में 3 आएगा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना होगा कि जो लिगेंड प्रेजेंट है वो वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये पता चलेगा आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग में बैठ नहीं जाएगा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन ही रहता है, कॉमन ही लिगेंड होता है। अगर लिगेंड H2O तक है तो वो वीक फील्ड लिगेंड में आता है, और अगर H2O के बाद भी लिगेंड है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड में
T2G और EG या T2 और E के बीच का एनर्जी गैप वीक फील्ड लिगेंड में कम होता है, यानी पांचों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होंगे, उसके बाद पेयरिंग होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी ज्यादा होगा, और इस कंडीशन में जब तक नीचे का पूरा कंप्लीटली फील्ड नहीं होगा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ में जंप नहीं करेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कहा जा रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें ये दिया हुआ है Fe H2O6 2+, यहां निकालना है हम लोग। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार से इसको प्रेडिक्ट करना है। सबसे पहला काम आप करोगे सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आयरन के लिए हो गया X, H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 × 6 इज इक्वल टू +2, X इज इक्वल टू +2। अब इसके बाद में इस आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अरेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन इनका लिख रहे हैं, ऐसे होगा आर्गन 4:3d6, अरेंज करेंगे तो याद आएगा आर्गन 3d6 एंड 4s2। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू होगा 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर देंगे, आर्गन 3d6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना है 1 × 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब कौन सा स्प्लिटिंग होगा, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगा। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ऊपर में 2 और नीचे में 3, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में ऊपर में 3 और नीचे में 2 होता है, वो ध्यान रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया। एनर्जी सीक्वेंस मेरे पास में जगह कम है इस वाले पोर्शन के लिए, इसलिए यहां पर ये लिख रहे हैं। यहां से d ऑर्बिटल स्टार्ट किया, ग्राउंड स्टेट 1 2 3 4 5 3d6 है, यहां 3d6 लिख दी, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। आप चाहो तो इसे ग्राउंड स्टेट और फिर एक्साइटेड स्टेट यहां पर आप बना सकते हैं। इस जगह पर ये एक्साइटेड स्टेट बना सकते हैं, फिर यहां पर 1 2 3 4 5 और फिर इसको स्प्लिट कर सकते हो 2 में। कुछ एक बुक में बताता है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी के अलावा बाकी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसे यहां पर एक्साइटेड स्टेट से भी लेकर के चल सकते हैं। तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गया, ग्राउंड स्टेट आप बना भी सकते हैं, यहां से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप एक्साइटेड स्टेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक्साइटेड स्टेट में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होगा। अब यहां देखोगे H2O वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी आपको बताया कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2O तक के लिगेंड को वीक फील्ड कहा जाता है और H2O के बाद में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। यानी कि यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग के बाद में जो दोनों ऑर्बिटल बनेंगे उनके बीच का एनर्जी गैप कम होगा। तो डायग्राम बनाते वक्त भी इसका ख्याल रखिएगा। चूंकि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है इसलिए ऊपर में 2 और नीचे में 3, 1 2 3 ऑर्बिटल हो गए। इन्हें कलेक्टिवली ऑक्टाहेड्रल में Eg कहा जाता है और इन्हें कलेक्टिवली T2G कहा जाता है, और इनके बीच के एनर्जी गैप को हम डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 एंड 1 6, यानी पहले सिंगली फील्ड हुआ फिर पेयरिंग हुआ। वही अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, इसके बाद वाले एग्जाम्पल में बताएंगे, तो इनके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होगा। तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो जब तक नीचे का फील्ड नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ के नहीं जाएगा। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ गया, तब देखो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। अब आपसे अगर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाए तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये सब्सटेंस किस नेचर का होगा, पारा मैग्नेटिक नेचर का होगा। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए
ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। अब यहाँ से बोर मैग्नेट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन जितना कहा जाएगा उतना ही। अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कह रहा है तभी आप निकालो, अगर सिर्फ मैग्नेटिक नेचर पता करने के लिए कह रहा है तो यहाँ से पता चलेगा कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। ये एक एग्जाम्पल था। अब यहीं पर हम दूसरे एग्जाम्पल को समझाते हैं, इसे ये यूज करते हैं। अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे थे उसमें H2O लिगेंड था। अब H2O की जगह पर कोई एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लेते हैं। अब इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सेकंड एग्जांपल भी इसे लेते हैं हम लोग, FeCN6 और 4-। पहला काम क्या करते हैं हम लोग, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। X Cl के लिए हो गया -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4। x minus 6 is equal to -4, x is equal to -4 plus 6, it means +2। यहां पर भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 26, कन्फिग्रेशन आएगा आर्गन 3d6 4s2। Fe2+ का कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d6। अब आप में से ये मत पूछ रहे हैं कि सर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले 4s2 फिर 3d6 आता है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि अरेंज करके लिखें, एक स्टेप आगे का। आपको पता है, आप में से कुछ लोग जब अभी के आपको क्वेश्चन पूछते हैं अभी मैसेज करते हैं कि सर En का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, C2O4 लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अब आप बताओ मेरे ऊपर भी क्या बीतता होगा। ये सब सिर्फ आपके ध्यान नहीं देने की वजह से। आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो वो पूछेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कुछ पूछते भी नहीं। खैर यहाँ देखते हैं, Fe2+ का हो गया 3d6, कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू देखो, Cn मोनोडेकेट का नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगा। और इस ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में भी अगर इनका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ ये E तो नीचे में ये 1 2 3 4 5 3d6, 3d6 कहाँ से, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन। अगर 3d4 आता तो यहाँ 3d4 लिखते, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 1 6, ये इसके एक्साइटेड स्टेट में। अब चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इनका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगा। अब याद करो, टेट्राहेड्रल में ऊपर में 3 और नीचे में 2, ऑक्टाहेड्रल में ऊपर में 2 और नीचे में 3। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में ब्रेक करेगा, 1 2, और यहां पर 1 2 3। इन्हें कलेक्टिवली हम लोग इजी बोलते हैं और इन्हें कलेक्टिवली T2G कहा जाएगा। अब पहले वाले डायग्राम और इसमें देखोगे गौर से तो फर्क क्या पड़ेगा, जहां H2O था तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम था, कंपैरेटिवली कम था, और Cn जो रीजन H2O वीक फील्ड लिगेंड था, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा है। इनके बीच के एनर्जी गैप को डेल्टा O से रिप्रेजेंट किया गया। O क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब चूंकि एनर्जी गैप ज्यादा है तो अब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा, पहले पेयर्ड हो 4 5 6, ऑल 6 इलेक्ट्रॉन यही हो गए। यानी कि अब इस कंडीशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0। यानी कि सब्सटेंस किस नेचर का आ गया, डायमैग्नेटिक नेचर का। तो आपको एक जगह पर क्वेश्चन मिलेगा कि why FeH2O62+ is paramagnetic in nature while FeCN6 is diamagnetic in nature. Explain it with crystal field theory. तो crystal field theory के अनुसार से यहाँ बताया रीजन क्या है, H2O वीक फील्ड लिगेंड था, एनर्जी गैप
दोनों सेट ऑफ डी ऑर्बिटल का कम था, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पांचों में पहले सिंगली फील्ड हो। लेकिन यहाँ पर एनर्जी गैप ज्यादा है, तो जब तक ये नीचे का ऑर्बिटल पूरी तरह से फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो 6 जब ये कंप्लीट हो गया था तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेगा। तो हमको लगता है कि इन दोनों एग्जाम्पल में कुछ समझ में आया। एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इंडेक्स में दिया हुआ है 9.10। आप देखोगे वहां पर आया है कि वाई हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हाइल हेक्सा साइनोन आयन हैज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन इट विद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अभी जो दो एग्जाम्पल बनाए थे उसी के अनुसार से यहां पर भी देखते हैं। हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन, इनका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो NaH2O6 2+ ये आ जाएगा हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं मैंगनीज का। यहां ये वैल्यू हो गया x प्लस 0 × 6 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आएगा आर्गन 3d5 एंड 4s2। अरेंज करके हम लिख रहे हैं Mn2+ का, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d5। अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो 6 पे कौन सा स्प्लिटिंग होगा, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होगा, नीचे में 3 ऑर्बिटल्स और ऊपर में 2 ऑर्बिटल्स। H2O का नेचर देखो, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, H2O वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों ऑर्बिटल्स, दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप कम रखना है। अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ ये एनर्जी आ गया 1 2 3 4 5, ये 5 डी ऑर्बिटल है, तो चूंकि कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है तो 5 कर दिए 1 2 3 4 5। एक्साइटेड स्टेट में है, ये स्प्लिट करेगा ऑक्टाहेड्रल में, ऊपर में 2 आएगा और नीचे में 3 2 3। ये आ गया आपका Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल और इन्हें कहा जाएगा P2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। और इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख रहे हो आप कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम दिख रहा है, ये रीजन H2O वीक फील्ड लिगेंड। अब ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5, सब में सिंगली फील्ड होता चला गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 5। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो कह रहा था कि हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिख रहा है, तो क्यों 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। अब इसके दूसरे वाले पार्ट में जहां कह रहा है कि हेक्सा साइनोन आयन, यानी कि H2O की जगह पर अगर Cn प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 क्यों हो जाता है। अब उसके बारे में देखते हैं। आप इसे कॉपी में नोट कर लो कि जितना एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं इन सब को आप कॉपी में नोट कीजिएगा। CN6 4, जो वहां स्टेप यूज किए हैं वो यहाँ पर पहला काम होता है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। यहाँ x Cn -1 × 6 इज इक्वल टू -4, x - 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, इनका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 3d5
एंड 4s2। और Mn2 प्लस का अगर कन्फिगरेशन लिखते हैं तो यहाँ ये आएगा आर्गन 3d5। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का मतलब ऊपर में 2 ऑर्बिटल्स और नीचे में 3 ऑर्बिटल्स। ये बनाते हैं इनका, यहाँ ये एनर्जी सीक्वेंस हो गया। D का 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। अब चूंकि Cn स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है तो डायग्राम बनाते वक्त में दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा है। सॉरी, यहाँ 3, ये इजी आ गए और इन्हें T2G कहा जाएगा। इनके बीच में एनर्जी गैप डेल्टा को हो गया। 3d5 यहाँ डाल दिया तो 3d5, 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3। चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनके बीच में गैप ज्यादा है, पर जब तक नीचे का फील्ड नहीं होगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। तो 3 4 5। तब देखो ऊपर का तो वैकेंट रह गया, यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया 1। और वहीं अगर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाए तो इस कंडीशन में इनका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक। इसके पहले वाले एग्जांपल में हेक्सा मैग्नीज 2 आयन, वो भी पैरामैग्नेटिक ही था, लेकिन उसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा पावरफुल होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो हमें लगता है कि इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कैसे ही जाना जाएगा। अब इसके बाद में टेट्राहेड्रल का कुछ एक एग्जांपल आपके बुक में जो दिया हुआ है उसको आप बनाइएगा। कहीं कोई एक्स्ट्रा अलग से कुछ भारी कंसेप्ट नहीं है, आपके बनाने पड़े। अब आप में से अगर कई लोग Cn का ऑक्सीडेशन नंबर भूल गए कि -1 कैसे हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 1 into 6 कैसे 6 कैसे लिखेंगे, तब तो ये मुश्किल है मेरे लिए भी समझाना, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं। और उस कंडीशन में अगर आप ध्यान नहीं दोगे 12th बोर्ड एग्जाम में ये आपका है, और इस वक्त में अगर आप सीरियस नहीं हुए तब तो उस कंडीशन में मुश्किल होगा। तो इनको आप कंप्लीट कीजिएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में बाकी का इसका जो छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है, कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में अगले वीडियो में